जरा सोचिए, एक इंसान जो अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की सबसे जटिल थ्योरी को चुटकियों में सुलझा लेता है, जो महीनों की मेहनत करके एक पूरी की पूरी थीसिस लिख डालता है, लेकिन जब बात उसके अपने ही घर में बैठे लोगों के आंसुओं को पढ़ने की आती है ना, तो वो इंसान पूरी तरह से अनपढ़ साबित होता है। सच में ये एक बहुत बड़ा और अजीब विरोधाभास है। बिल्कुल। और आज की हमारी ये जो विस्तृत चर्चा है वो एक ऐसे ही विरोधाभास पर केंद्रित है, जहां डिग्रियां तो हासिल की जा रही हैं, लेकिन इंसानियत और इंसानी भावनाओं की जो समझ है वो बुरी तरह फेल हो रही है। सही कहा आपने। तो आज हमारे पास जो स्रोत है वो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े मील के पत्थर धर्मवीर भारती के प्रसिद्ध उपन्यास गुनाहों का देवता के 9वें भाग के ऑडियो बुक की ट्रांसक्रिप्ट है। बहुत ही बेहतरीन स्रोत है ये। हाँ, और हमारा मिशन आज सिर्फ इस कहानी की घटनाओं को लाइन से दोहराना नहीं है। हम उन छोटी छोटी जो रोजमर्रा की नोकझोंक होती है ना, उसके पीछे छिपे मनोवैज्ञानिक द्वंद्व, पात्रों की अनकही भावनाओं और उस समय के समाज की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि महान साहित्य में ना छोटी छोटी घटनाएं भी बहुत गहरे अर्थ रखती हैं। हम सिर्फ इस पर बात नहीं करेंगे कि कहानी में क्या हुआ, बल्कि ऐसा क्यों हुआ, हम उस गहराई तक जाएंगे। एकदम सही। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। कहानी के इस हिस्से की शुरुआत में ही एक बहुत अजीब स्थिति बनती है। मुख्य पात्र जो है चंदर, वो पम्मी के साथ हुई एक बहुत ही असहज घटना के बाद अचानक से पूरी दुनिया से कट जाता है। हाँ, और ये अलगाव कोई साधारण बात नहीं है। मतलब 1.5 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता। 1.5 महीने। इस पूरे 1.5 महीने तक चंदर का बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। मुझे ये व्यवहार सच में बहुत अजीब लग रहा था। मतलब अचानक से वो अपने कमरे में बंद हो गया है। वो सुधा और बिंती को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है। पम्मी उससे मिलने आती है, पर वो बाहर नहीं निकलता। बिल्कुल, एकदम दरवाजा बंद। हाँ, यहाँ तक कि वो मिश्रा के खतों का जवाब देना भी बंद कर देता है। और डॉक्टर शुक्ला के साथ उसकी जो नियमित बौद्धिक बहसें होती थीं, वे भी अचानक रुक जाती हैं। उसका पूरा ध्यान बस उसकी स्टडी टेबल, कागज और उसकी थीसिस तक सिमट गया। मैं ये सोच रहा था कि क्या वो सच में अचानक से इतना बड़ा पढ़ाकू बन गया है, या वो किसी बहुत बड़ी चीज से बचने के लिए पागलों की तरह भाग रहा है। जैसे ये थीसिस कोई अकादमिक उपलब्धि कम और एक इमोशनल बंकर ज्यादा लग रही है मुझे। यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि चंदर का ये व्यवहार असल में मनोविज्ञान की भाषा में अवॉइडेंस यानी सच्चाई से भागने का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, अवॉइडेंस। हाँ, देखिए, जब इंसान के अंदर भावनाओं का एक ऐसा तूफान उठ रहा होता है जिसे वो समझ नहीं पाता या जिसे महसूस करने से उसे डर लगता है, तो वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। खुद को बचाने का तरीका। बिल्कुल। चंदर पम्मी के साथ हुई उस घटना के बाद अपनी ही प्रतिक्रियाओं से बहुत असहज है। वो अपनी भावनाओं से इतना डरा हुआ है कि वो उस दुनिया में पनाह ले रहा है जहां भावनाओं की कोई जगह ही नहीं है, जहां सिर्फ तथ्य, तर्क और अर्थशास्त्र हैं। एकदम सही। वो खुद को व्यस्त रखकर बस अपनी असहजता को दबाने की कोशिश कर रहा है। तत्कालीन समाज में पुरुषों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोई खास ट्रेनिंग भी तो नहीं दी जाती थी। हाँ, ये तो है। एक पुरुष के लिए उलझनों को स्वीकार करना अक्सर कमजोरी ही माना जाता था। बिल्कुल। इसलिए जब वो अंदर से टूट रहा है तो वो समाज द्वारा स्वीकृत एक मर्दाना और बौद्धिक काम के पीछे छिप जाता है। वो थीसिस के काम में खुद को इतना थका देना चाहता है कि रात को बिस्तर पर गिरते ही नींद आ जाए, ताकि सोचने का समय ही ना मिले। हाँ, ये भावनाओं की हत्या करके बौद्धिक सफलता पाने की एक दर्दनाक कोशिश है। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब ये इमोशनल बंकर वाला काम पूरा होता है। 7 मई, शाम के 5 बजे हैं। बाहर लू चलना बंद हो गई है और चंदर अपनी थीसिस का आखिरी पन्ना पूरा करके एक लंबी और गहरी सांस लेता है। एक बहुत बड़ा पल है उसके लिए। बहुत बड़ा पल। लेकिन ठीक इसी समय कहानी में एक बहुत ही शानदार विरोधाभास देखने को मिलता है। चंदर के ठीक पीछे सुधा बैठी है, और सुधा क्या कर रही है? हाँ, ये दृश्य बहुत दिलचस्प है। वो अर्थशास्त्र की एक बहुत ही मोटी और गंभीर किताब पर एक अजीबोगरीब बिल्ली का चित्र बना रही है। और उस चित्र को देखकर चंदर मजाक में कहता भी है कि ये 84 लाख योनियों में से पता नहीं किस जीव का चित्र है। हाँ, ये सुनकर हंसी आ जाती है। लेकिन अगर सोचें तो अर्थशास्त्र की किताब पर बिल्ली का चित्र, ये मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी बहुत ही कड़े और नीरस नियम कानून के ऊपर अचानक से किसी ने जिंदगी का एक चंचल रंग पोत दिया हो। ये लेखक की बहुत ही गहरी साहित्यिक कला है। अर्थशास्त्र की किताब उस शुष्क,
तर्क संगत और भावनाहीन दुनिया का प्रतीक है जिसमें चंदर पिछले 1.5 महीने से रह रहा था। बिल्कुल। और सुधा द्वारा बनाई गई वो टेढ़ी मेढ़ी बिल्ली वो जीवन की सहजता और उस अव्यवस्था का प्रतीक है जिसे किसी भी थ्योरी में नहीं बांधा जा सकता। क्या बात है। सुधा असल में चंदर के उस घुटन भरे बौद्धिक माहौल में एक ताजी हवा के झोंके की तरह है। बिल्कुल। और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। थीसिस पूरी होने के बाद चंदर और सुधा डॉक्टर शुक्ला के पास जाते हैं। चंदर आशीर्वाद लेता है और डॉक्टर शुक्ला खुश होकर मिठाई खाने के लिए 10 रुपए का एक नोट देते हैं। 10 रुपए का नोट। अब चंदर और डॉक्टर शुक्ला के नजरिए से देखें तो वो 10 रुपए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक डॉक्टर की उपाधि का जश्न मनाने का प्रतीक है। लेकिन सुधा का नजरिया बिल्कुल अलग है यहाँ। हाँ, सुधा उस 10 रुपए के नोट को लेकर बैठ जाती है और सर्दियों के लिए ऊन का हिसाब लगाने लगती है। वो जोड़ने लगती है कि कितने लच्छी ऊन में बिंती का स्वेटर बनेगा और कितने में उसका अपना शॉल तैयार होगा। तो मेरा एक सवाल है यहाँ, क्या चंदर सुधा के इस घरेलू और बचकाने हिसाब किताब को कभी-कभी बहुत हल्के में नहीं लेता, जैसे वो कोई बहुत बड़ा बॉस हो जो ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा रहा हो और सुधा कोई नासमझ बच्ची? देखिए, ये सोचना स्वाभाविक है कि चंदर खुद को बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ मानता है, लेकिन इसमें एक और पेंच है। अच्छा, वो क्या? अगर चंदर सच में सुधा को सिर्फ एक नासमझ बच्ची मानता तो वो उसे अपने उस पवित्र स्टडी स्पेस में बैठने ही नहीं देता जहां वो अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण थीसिस लिख रहा था। अरे हाँ, ये भी सोचने वाली बात है। सुधा का वो जो साधारण सा हिसाब किताब है ना, 10 रुपए में ऊन की चिंता करना, यही वो गुरुत्वाकर्षण है जो चंदर को उड़ते हुए गुब्बारे की तरह आसमान में खो जाने से रोकता है। उसे वापस जमीन पर लाता है। बिल्कुल। उनके रिश्ते की यही सहजता है जहां एक की भारी भरकम गंभीरता को दूसरे की चंचलता संतुलित करती है। सही कहा। सुधा का यह बचपना एक तरह की मानसिक राहत देता है, लेकिन यही राहत हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि क्या उस दौर में भावनाओं को व्यक्त करने का कोई संतुलित तरीका था भी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक तरफ हम चंदर को देखते हैं जो अपनी भावनाओं को पूरी तरह से दबा देता है, और दूसरी तरफ कहानी में अचानक एक ऐसे पात्र की एंट्री होती है जिसने अपनी भावनाओं पर से पूरा नियंत्रण ही खो दिया है। हाँ, आप मास्टर बिसरिया की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, मास्टर बिसरिया। ये किरदार बिंती का गुरु है और ये आदमी इतना भावुक है कि महादेवी वर्मा की कविता पढ़ते हुए लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। अति भावुक। और तो और वो बताता है कि परीक्षा में करुण रस की कविता आ गई थी जिसे पढ़कर वो इतना रोया कि अपनी सीट से उठकर परीक्षा हॉल में टहलने लगा। और फिर प्रोफेसर ने उसे बाहर निकाल दिया। हाँ, उसके साथ पढ़ने वाले लड़के आज प्रिंसिपल बन गए हैं, रेडियो एग्जीक्यूटिव बन गए हैं, लेकिन इस आदमी को परीक्षा में फेल होने का कोई मलाल ही नहीं है। मुझे तो बिसरिया उस इंसान की तरह लगा जो किसी सिनेमा घर में बैठकर कोई दुखद फिल्म देख रहा हो और वहीं कुर्सी पर जोर जोर से रोने लगे। बिल्कुल सटीक तुलना है। तो कहानी में इस हास्य का असल उद्देश्य क्या है? क्या बिसरिया के खुले हुए रूप को चंदर की दबी हुई भावनाओं के ठीक विपरीत एक आईने की तरह इस्तेमाल किया गया है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो बिसरिया का किरदार केवल हंसाने के लिए रखा गया कोई जोकर नहीं है। हाँ। यह उस दौर के अति भावुक युवाओं पर एक बहुत ही तीखा सामाजिक व्यंग्य है। उस समय का युवा ख्यालों और दर्द में इस कदर डूबा रहता था कि उसने असल जिंदगी की सफलताओं को छोड़ दिया था। मतलब पेट भले ही खाली हो, भविष्य बर्बाद हो रहा हो, लेकिन आंसुओं से भरी कविताएं कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और लेखक ने बहुत ही चतुराई से इन दोनों चरम स्थितियों को एक ही कमरे में खड़ा कर दिया है। एक तरफ चंदर है जिसका खुद पर बहुत ज्यादा नियंत्रण है, जो उसे भीतर से खोखला कर रहा है। हाँ। और दूसरी तरफ बिसरिया है जिसका भावनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है और वो दुनिया की नजरों में एक असफल इंसान है। दोनों ही यथार्थ से भाग रहे हैं, एक किताबों में, दूसरा कविताओं में। एकदम सही। और ये जो कमरा है जहां अभी तक हंसी मजाक हो रहा था, जहां 10 रुपए की मिठाई खाने का उत्साह था, अचानक उस कमरे का माहौल पूरी तरह से पलट जाता है। हाँ, ये बदलाव बहुत अचानक होता है। ये ऐसा है जैसे आप कोई बहुत ही मीठा फल खा रहे हो और अचानक किसी बहुत ही कड़वे बीज पर आपके दांत जोर से पड़ जाएं। कहानी का ये हिस्सा सबसे ज्यादा झकझोरने वाला है। सारी बौद्धिक बहसें एक भयानक सन्नाटे में बदल जाती हैं। होता यह है कि मिठाई आती है। बिंती आज बहुत खुश है, चहक रही है। जब एक रसगुल्ला बचता है तो बिंती वो रसगुल्ला चंदर को देने के बजाय सुधा के मुंह में रख देती है। सब कुछ बहुत प्यार भरा चल रहा होता है। तभी चंदर मजाक में बिंती को चिढ़ाता है कि उसकी शादी की तस्वीर लड़के वालों ने पसंद कर ली है, और बस इतना कहना था कि वो सारी खुशी एक पल में गायब हो जाती है। बिंती रोने लगती है। और उस रोने के बीच बिंती जो सच उगलती है
वो समाज का एक बहुत ही कड़वा और डरावना सच है। हाँ, वो कहती है कि वो इसलिए शादी के लिए तैयार नहीं है कि उसे शादी का कोई शौक है। वो रोते हुए खुलासा करती है कि वो सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती है ताकि वो अपनी सौतेली माँ रानी बुआ के उस नरक जैसे घर और उनके तानों से बच सके। बिल्कुल, वो एक तरह से भागना चाहती है। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा विचलित करती है वो है बिंती का खुद पर शर्मिंदा होना। वो कहती है कि मुझे लगता है मैं कितनी नीच हूं कि खुद अपने ब्याह के लिए व्याकुल हूं। क्या चंदर का ये मजाक ये नहीं दिखाता कि वो महिलाओं की वास्तविक मजबूरी और उनके दर्द से पूरी तरह अनजान है? देखिए, बिंती का खुद को नीच समझना उस सामाजिक कंडीशनिंग का नतीजा है जहां एक आदर्श औरत को हमेशा अपनी इच्छाओं को मारने वाला माना जाता था। उसे स्वार्थी महसूस कराया जाता था। बिल्कुल। और चंदर की बात करें तो ये सिर्फ उसका व्यक्तिगत अंधापन नहीं है, ये उस पुरुष प्रधान समाज का अंधापन है। सही कहा। चंदर ने अर्थशास्त्र पर मोटी थीसिस लिख दी, लेकिन वो समाज के इस कड़वे सच को नहीं समझ पा रहा है जहां एक लड़की के लिए शादी कोई रोमांटिक सपना नहीं है, बल्कि एक प्रताड़ना से बचकर दूसरी जगह शरण लेने का एकमात्र रास्ता है। हाँ, एक लीगल एस्केप रूट। बिंती के आंसू उसकी बेबसी का प्रतीक हैं। वो जानती है कि वो एक पिंजरे से निकलकर दूसरे पिंजरे में जा रही है। यह सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चंदर के लिए जो शादी एक नोकझोंक का विषय है, बिंती के लिए वो जीवन और मृत्यु का संघर्ष है। और इसके बाद हम सुधा की प्रतिक्रिया देखते हैं। सुधा तुरंत आगे बढ़कर बिंती को गले लगा लेती है और चंदर को डांटती है। और चंदर बात को पलटने के लिए सुधा से कहता है कि वैसे फोटो तो तुम्हारी भी लड़के वालों ने पसंद कर ली है। चंदर फिर से माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन सुधा बेपरवाही से मुंह बिचकाकर कहती है कि वो ब्याह नहीं करेगी और चंदर इस फेर में ना रहे कि वो उसे घर से निकाल देगा। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये बहुत अहम सवाल है। सुधा का ये कहना कि मैं ब्याह नहीं करूंगी, क्या ये उसकी ताकत है या फिर उसकी मासूमियत जो ये समझ ही नहीं पा रही है कि समाज के नियम उसके इस बचपने को कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं ये कहूंगी कि दुर्भाग्य से ये कोई सशक्तिकरण नहीं है, ये पूरी तरह से सुधा का भोलापन है। एक तरह का भ्रम। हाँ, सुधा भी एक बहुत ही सुरक्षित बुलबुले में जी रही है। वो जानती ही नहीं कि जिन सामाजिक बेड़ियों से बिंती भाग रही है, वे बेड़ियां सुधा के लिए भी तैयार हो रही हैं। ये घटना कोई साधारण नोकझोंक नहीं है, ये आने वाले किसी बड़े भावनात्मक तूफान का संकेत देती है। बिल्कुल, एक तूफान जो बस दरवाजे पे खड़ा दस्तक दे रहा है। अगर हम इस पूरी चर्चा को देखें तो हमने शुरुआत की थी एक बहुत ही साधारण सी दोपहर से। थीसिस पूरी होने की खुशी थी, मिठाई खाने का उत्साह था। हाँ, बहुत ही हल्का फुल्का माहौल था। लेकिन वो दोपहर खत्म होते होते रिश्तों की गहराई, महिलाओं की मजबूरी और समाज के एक बहुत ही कड़वे यथार्थ में जाकर बदल गई। वो हंसी कुछ ही पलों में आंसुओं में तब्दील हो गई। और यही बात इस कहानी को इतना अमर बनाती है। जो चीजें हमें सतह पर हल्की फुल्की नोकझोंक लगती हैं, गहराई में वे बहुत गहरे सामाजिक घाव साबित होती हैं। सच में चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बात सोचने वाली है। चंदर ने थीसिस पूरी करके डॉक्टर की उपाधि तो पा ली, लेकिन क्या वो अपने सबसे करीबी लोगों यानी सुधा और बिनती की अनकही भावनाओं को पढ़ पाने में पूरी तरह से अनपढ़ नहीं रह गया? ये एक बहुत गहरा सवाल है। और जब असल जिंदगी और समाज की अपेक्षाएं सुधा की इस मासूमियत से टकराएंगी तो क्या ये हंसी और ये नोक-झोंक टिक पाएगी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।